नमस्कार। बिहार पीसीएस में 68th बीपीएससी में आपको पता है कि ये एक फिलोसॉफिकल टॉपिक से निबंध पूछा गया था और ये टॉपिक है कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है या लोगों का जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। अब देखिए क्या है कि ये दार्शनिक रूप से कहा गया है, यहाँ जंगल जो है सिर्फ और सिर्फ एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया, सीड्स का एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यदि हम इस निबंध को समझने की कोशिश करें, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें, तो ये बहुत व्यापक अर्थ है, ये फिलोसॉफिकल टॉपिक है। और जैसा कि मैं अक्सर भी आपको इस चैनल पे बताता भी हूँ कि अगर आप फिलोसॉफिकल टॉपिक पे अगर आप एसे लिखते हैं तो आपके मार्क्स आने की संभावना दूसरों के मुकाबले बढ़ जाती है, क्योंकि फिलोसॉफिकल जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और उसके लिए तैयार करने के लिए एक अच्छे नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। आइए हम लोग इसके मीनिंग को समझते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए। हमें किसी दूसरे का, किसी हीरो का या किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार नहीं करना चाहिए जो आकर हमारी मदद करेगा और जिससे हमारा जो लाइफ है वो बेहतर हो जाएगा या हमारी जीवन आगे बढ़ेगी। यानी हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो हमें आंख मूंद करके या हमें सोते हुए ये इंतजार नहीं करना है कि कोई आकर के मुझे जगाएगा और मुझे आगे ले जाएगा, बल्कि मुझे हमें अपनी खुद मदद करनी चाहिए, खुद जीवन में मेहनत करनी चाहिए ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके। यही मतलब होता है इस टॉपिक का। और आइए, अगर इस टॉपिक पे बीपीएससी ने जब ऐसे पूछा था तो इसको लिखेंगे कैसे। जैसा कि मैंने कहा है कि हर टॉपिक के 3 पार्ट होते हैं, ऐसे राइटिंग के भी 3 पार्ट होते हैं। और फर्स्ट दैट इज इंट्रोडक्शन, यानी कि भूमिका या प्रस्तावना जिसको हम लोग कहते हैं। सेकंड होता है बॉडी पार्ट और थर्ड होता है कंक्लूजन। बॉडी पार्ट जिसको मेन बॉडी भी कहते हैं, विषय विस्तार, विषय वस्तु या मुख्य भाग भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि शुरुआत अगर आपका अच्छा होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपका पहला इंप्रेशन अच्छा होता है तो स्वाभाविक रूप से जो आपके ऐसे होंगे वो आगे बहुत ही बेहतर ढंग से आप उस ऐसे को लिखेंगे और आपके मार्क्स आने की भी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हमें करना क्या है, तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। और इंट्रोडक्शन में देखिए इस टॉपिक में क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसी को कोट करेंगे जो लाइन दिया गया है। और लाइन क्या दिया गया है, लाइन दिया गया है कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है और यह लोगों का जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्री, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड। और इसी लाइन को हमें यहाँ पे कोट करना है। और जब हम इस लाइन को यहाँ पे कोट करेंगे और उसके बाद जाकर के हम लोग नए पैराग्राफ से लिखना शुरू करेंगे और उसमें लिखेंगे कि द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज दैट वी शुड कीप मेकिंग कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू मूव अहेड इन लाइफ एंड नॉट वेट फॉर समवन टू कम एंड हेल्प अस। यानी कि हमें अपनी सहायता, इस पंक्ति का अर्थ है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, किसी के आकर सहायता करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि दैट इज यानी अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य से संबंधित निर्णय स्वयं लेने चाहिए और स्वयं अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करना चाहिए। और इस मामले में हम लोग लिखेंगे कि हम महात्मा बुद्ध का अनुकरण कर सकते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कैन फॉलो महात्मा बुद्ध। जैसा कि महात्मा बुद्ध कहते भी थे, वो बिलीव करते थे लोगों की कैपेबिलिटी पे। महात्मा बुद्ध का कहना था कि हर व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है और उसे अपने क्षमता पे विश्वास होना चाहिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है। आपके जीवन में डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस आ सकते हैं, विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आ सकती है। आपको उन चुनौतियों का सामना करना है और उनसे हमें स्वयं निपटना चाहिए, जिससे हम पॉजिटिव हो सके, जिससे हम क्या हो सके, हम सक्सेस हो सके। अगर हम पॉजिटिव होंगे तो हमारे सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाएगी। और इस तरह से जब हम लोग इस लाइन को लिखेंगे और उसके बाद जाकर के हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक लाइन यहाँ पे एक कविता को या एक शायरी को यहाँ पे फिर से कोट करेंगे और लिखेंगे कि तू खुद पर यकीन कर,
तू खुद पर कर यकीन, न खुद को हताश कर, करेगा कोई मदद तेरी, न इसकी तू आश कर। और इस तरह से आपको क्या करना है कि अपना इंट्रोडक्शन पूरा करना है, यानी आपका जो ये टॉपिक है उसका ये वाला आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। अब देखिए जो मेन बॉडी वाला जो पार्ट होगा इस टॉपिक का, उसको हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में बांटेंगे मुख्य भाग में। पहला क्या है, तो पहला है रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल एंड शॉर्टकमिंग्स, यानी अपनी क्षमता और कमियों को पहचाने। देखिए अगर आपके पास क्षमता है कि आप क्या कर सकते हैं ये भी जानना जरूरी है, और इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि आप क्या नहीं कर सकते जीवन में। यदि आप कोई काम को नहीं कर सकते हैं तो ईश्वर ने जरूर आपको कोई दूसरा गुण दिया होगा। किसी व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है कि वो 150 किलो वजन उठा सकता है, हर व्यक्ति नहीं उठा सकता है, लेकिन जो नहीं उठा सकता ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में और कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है उस ईश्वर ने उसको बहुत ज्यादा शार्प ब्रेन दिया हो, जिस ब्रेन के बदौलत वो क्या कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। तो सभी व्यक्ति जो है वो ईश्वर की इस सृष्टि में ईश्वर की रचना है, और ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ गुण दिया हुआ है। आपको उसी गुण को पहचानना है। एक छोटी सी बर्ड होती है, उसके अंदर बहुत सारी कमियां आती है, लेकिन उसका एक गुण होता है वो उड़ सकती है। इंसान के अंदर उड़ने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन बावजूद उसके ईश्वर ने गुण दिया है कि वो अपने ब्रेन से ऐसे एरोप्लेन बना सकता है, ऐसे रॉकेट्स बना सकता है जिससे वो स्पेस में भी जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है, तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल एंड शॉर्टकमिंग्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपने क्षमता और कमियों को पहचानना है। ये हेडिंग हम लोग लिखेंगे मेन बॉडी में, और उसके बाद जाकर के हम लोग क्या करेंगे, तो इन सभी चीजों को जानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे हाउ टू हेल्प योरसेल्फ, अपनी सहायता स्वयं कैसे करें, पहले ये लिखेंगे। ठीक है, पहले इसको हम लोग लिखेंगे मेन बॉडी में कि हाउ टू हेल्प योरसेल्फ, यानी हमें अपनी सहायता करनी चाहिए, ये तो हमें पता है, लेकिन अपनी सहायता हम कैसे करेंगे, पहले इसे हम लोग निर्धारित करेंगे। फिर जाकर के निर्धारित करेंगे कि अपनी क्षमता और कमियों को पहचानेंगे, और फिर उसके बाद जाकर के इस मेन बॉडी में क्या करेंगे, अपने लिए सेट ए गोल फॉर योरसेल्फ, यानी अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, और उसके बाद कीप स्ट्राइविंग टू अचीव द गोल, यानी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहे। क्या क्या करना है हमें, सबसे पहले मेन बॉडी पार्ट में हमें यह करना है कि हाउ टू हेल्प योरसेल्फ, अपनी सहायता कैसे करें, फिर अपनी क्षमता और कमियों को पहचाने, फिर अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि जब तक आपके पास कोई एक गोल नहीं होगा तब तक आपका जीवन व्यर्थ है, और उसके बाद जाकर के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। तो 4 भागों में बांट करके मेन बॉडी को लिखेंगे हम लोग, और सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हेडिंग देंगे हाउ टू हेल्प योरसेल्फ, अपनी सहायता स्वयं कैसे करें। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए महात्मा बुद्ध का उपदेश लेंगे, और महात्मा बुद्ध का जो उपदेश है उसको कोट करेंगे। आपको याद होगा एक टॉपिक में मैंने पढ़ाया था, तो सबसे पहले हम लोग महात्मा बुद्ध को कोट करेंगे, और महात्मा बुद्ध की एक लाइन को लिखेंगे, और वो लिखेंगे आत्म दीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बने। आत्म दीपो भव, ठीक है। और उसके बाद जाकर के क्या करेंगे, हम लोग इसको कोट करेंगे, और उसके बाद जाकर के लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमारी सफलता और खुशी हमारे अंदर ही मौजूद है, ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि दिस टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध टीचेस अस दैट आवर सक्सेस एंड हैप्पीनेस लाइज विद इन आवर सेल्फ, यानी हमारे अंदर ही मौजूद है, एंड वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, यानी हम बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमें जीवन को अपना क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हमें मोड़ना है, और हमें अपनी मदद स्वयं करना है। कैसे, तो हमें अपनी मदद करना है, हमें 3 लेवल पे काम करना होगा। फर्स्ट दैट इज, सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा, वी शुड रिकॉग्नाइज आवर, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 लेवल पे काम करेंगे। पहला क्या होगा, वी शुड रिकॉग्नाइज आवर, यहीं पे यही चीजें लिखेंगे हम लोग, वी शुड रिकॉग्नाइज आवर पोटेंशियल एंड शॉर्टकमिंग्स। उसके बाद जाकर के सेट ए गोल फॉर योरसेल्फ, आवर सेल्फ, और उसके बाद जाकर के थर्ड क्या होगा, कीप स्ट्राइविंग टू अचीव द गोल। तो हम अपनी मदद कैसे कर सकते हैं, तो हम अपनी सहायता कर सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे लास्ट में, इसी के सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे कि अपनी क्षमता और कमियों को पहचान करेंगे, अपने लक्ष्य निर्धारित करेंगे, और फिर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे। अब जाकर के फिर क्या है, जब ये हो जाएगा, इस तरह से अपनी सहायता
हम कर सकते हैं, तब जाकर के हम लोग आएंगे इस पे और फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे अपनी क्षमता और कमियों को पहचाने। अब इसमें क्या करेंगे, जब ये हेडिंग डालेंगे तो फिर हम लोग कबीर दास को कोट करेंगे और हम लोग लिखेंगे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही, या दुनिया जानत नाही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे कि कबीर दास कहते हैं कि कस्तूरी कहने का मतलब है कि मस्क जो है वो कहाँ होता है, किसी भी डियर के यानी किसी हिरन के नेवल में होता है, यानी उसके नाभि में होता है, और वो उस सुगंध से आकर्षित होकर के, वो उस फ्रेग्रेंट से आकर्षित होकर के क्या होता है कि इधर उधर भटकते रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और इन खुशबू की तलाश में वो इधर उधर भटकते रहता है। ठीक उसी तरह से जो भगवान है, जो हमारे आराध्य है, वो भी हमारे अंदर ही मौजूद होते हैं, और हम लोग अपने जो आराध्य हैं उसको इधर उधर ढूंढते रहते हैं, भटकते रहते हैं। अब ये जो है कबीर दास की ये बातें हैं, पैरा चेंज करके लिखेंगे कि ये उस यहाँ पे उस मनुष्य की जो ये हिरन की तुलना जो है उस मनुष्य से की जा सकती है, जो मनुष्य अपनी खुशी और अपनी सफलता के लिए बाहरी परिस्थितियों में वो भटकते रहते, इधर उधर ढूंढते रहते हैं, जबकि वास्तविक खुशी उसके अंदर ही मौजूद होती है। ठीक उसी हिरन की तरह, जिस हिरन के नाभि में ही कस्तूरी होता है, जिससे वो खुशबू आ रही होती है। तो मनुष्य अपनी शांति, सफलता और अन्य गुणों के प्रति क्या होता है, शांति, सफलता और अन्य गुणों के प्रति आकर्षित होता है, और वो इधर उधर भटकते रहता है कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए, उसका जीवन सफल हो जाए, उसके जीवन में शांति आ जाए। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये सारी की सारी जो चीजें होती है उसके अंदर खुद मौजूद होता है। तो आप ऐसे करके इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, मैन हैज बीन कंपेयर्ड टू द डियर, यानी इंसानों की तुलना जो है वो उस हिरन से की गई है। मैन इज ऑल्सो अट्रैक्ट्स टुवर्ड पीस, सक्सेस एंड अदर क्वालिटीज, यानी मनुष्य भी शांति, सफलता और अन्य गुणों के लिए इधर उधर भटकते रहता है। ठीक है, यदि हम लोग देखें, यहीं पे लिखेंगे कि यदि मनुष्य एक बार रुक कर देख ले तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये उसे इधर उधर इन सब चीजों के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इफ ए मैन स्टॉप एंड लुक वंस, ही विल अंडरस्टैंड दैट ही डज नॉट नीड टू वंडर एनीवेयर, यानी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये सभी के सभी गुण उसके अंदर स्वयं व्याप्त होते हैं, और जो कमी भी है वो उसके अंदर ही है। इसीलिए अपनी क्षमता और कमियों को पहचाने, और सबसे विशेष रूप से अपनी कमियों को पहचाने, ताकि उन कमियों को दूर करके आप सफल हो सके। इसी तरह से आप ऐसे भी इंग्लिश में भी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, और तब जाकर के आप कबीर दास को कोट करते हुए लिख सकते हैं कि कबीर दास सेज दैट, यानी कबीर दास ने कहा है कि आप यहाँ पे कोट करेंगे कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। यानी हम अगर बुराई या कमी ढूंढते हैं तो हम बाहर कमी ढूंढते हैं, जबकि हमारे अंदर खुद कमी है। और जब हम कबीर दास के इस लाइन को रियलाइज कर लेते हैं, अपने लाइफ से उसको कनेक्ट कर लेते हैं, तो हम अपने शॉर्टकमिंग्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अपने कमियों को दूर कर पाते हैं। और जब हम अपने कमियों को पहचान लेते हैं तो उन्हें दूर करना आसान हो जाता है। एक इंसान पूरे जीवन भर इस भ्रम में रहता है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, इसीलिए वो उतना सक्सेस नहीं हो पाता जितना सक्सेस वो लोग होते हैं जो अपने कमियों को ईमानदारी से एक्सेप्ट करते हैं, उन कमियों पे काम करते हैं, उन शॉर्टकमिंग्स पे वो लगातार काम करते हैं, और फिर उन्हें दूर करके, उन कमियों को दूर करके जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं अन्य लोगों की तुलना में। यही कारण है कि आप संसार में ऐसे लिख सकते हैं कि संसार में सभी व्यक्तियों को समान 24 घंटे मिलता है, लेकिन एक सक्सेस जो व्यक्ति होता है वो एक आदमी के तुलना में कई व्यक्ति 1000 गुना ज्यादा सक्सेस हो जाता है। इसका कारण होता है कि वो ईमानदारी से अपनी कमियों को कम से कम स्वयं जो है वो पहचान करता है और उन कमियों पे काम करता है। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? ये सारी बातें लिखेंगे। उसके बाद जाकर के हम लोग क्या करेंगे, क्षमता और कमियों को पहचानने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, तो अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। सेट ए गोल फॉर योरसेल्फ। आप देखेंगे तो गांव में या समाज में ऐसे लोग होते हैं जिनसे पूछेंगे आपके जीवन में क्या करना है, तो बोलता है कर लेंगे, कुछ भी होगा। तो ऐसे लोग के सफल होने की कम संभावना होती है, और ऐसे लोगों के सफल होने की ज्यादा संभावना होती है जिनका एक स्पष्ट गोल होता है। अब गोल से पहले मैंने बता दिया था कि गोल कैसे सेट करेंगे, तो अपने शॉर्टकमिंग्स और अपनी जो पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई कर लेंगे, जब आप अपनी क्षमता को पहचान जाएंगे, ठीक सचिन तेंदुलकर की तरह जब उन्होंने पहचान लिया था कि मेरी हाइट इतनी नहीं है कि मैं एक बेहतर तेज गेंदबाज बन पाऊं, ये उन्होंने कमी को पहचाना था। लेकिन उन्होंने जो क्रिकेट के प्रति जो उनकी वो थी, ठीक है, क्रिकेट को लेकर के जो उनकी नॉलेज थी, पैशन था, उसको भी उन्होंने पहचाना कि मैं एक भले ही तेज गेंदबाज नहीं बन पाऊं, एक फास्ट बॉलर नहीं बन पाऊं, मैं एक बेहतर क्रिकेटर बन सकता हूं और एक बैट्समैन के रूप में बेहतर क्रिकेटर बन सकता हूं। तो उन्होंने अपनी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया, उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन को, उनके शॉट मारने के तरीके को और उनके बैटिंग स्टाइल को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसी में लगातार सुधार किया। तो भले ही सचिन तेंदुलकर एक महान तेज गेंदबाज नहीं बन पाए, लेकिन दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक बन पाए। क्यों? क्योंकि अपने कमियों को पहचाना, जबकि वो शुरू में क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं एक तेज गेंदबाज बनूं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपनी कमी और क्षमता को पहचानना है और अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना है। अब अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना है तो क्या करना है कि इन टुडेज लाइफ आप लिख सकते हैं कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे, इन टुडेज बिजी लाइफ वी विल नॉट अनेबल टू थिंक व्हाट आवर गोल इज, यानी हमारा लक्ष्य क्या है। जबकि लक्ष्य विहीन जो जीवन होता है वो निरर्थक होता है। यानी अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आपका जीवन क्या है, निरर्थक है। तो इसे क्या कर रहा है हमें, तो हमें इनको क्या करना है, तो हमें हमारे लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना है और उस लक्ष्य को क्या करना है कि वो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। एक छोटा मोटा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं अक्सर क्लास में कहता हूं कि कुछ पैसे कमा लेना, अपने लिए मकान बना लेना, अच्छी बीवी ले आना, ठीक है, सुख सुविधा का भोग करना, एक दो कार हासिल करना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका जीवन का लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। बड़े लक्ष्य से तात्पर्य है कि अपने और अपने परिवार के कल्याण के साथ साथ समाज का कल्याण हो सके। ठीक है, महात्मा बुद्ध की तरह, वर्धमान महावीर की तरह, गांधी जी की तरह, जितने भी महान लोग हुए उनकी तरह आपका लक्ष्य होना चाहिए, जो व्यक्तिगत लक्ष्य से ज्यादा या व्यक्तिगत अपने लक्ष्य की प्राप्ति से ज्यादा वो ऐसे लक्ष्य को उन्होंने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया जिससे पूरे समाज का भलाई हो सके। तो हमारा लक्ष्य इस प्रकार होना चाहिए। और उसके बाद जाकर के क्या करना है कि लक्ष्य विहीन अगर हम लोग होते हैं, हमारे पास लक्ष्य नहीं होता है, तो हम बेवजह भटकते रहते हैं, हम परिश्रम करते हैं और हमारा वो परिश्रम व्यर्थ चला जाता है और इस तरह से हमारा जीवन भी व्यर्थ चला जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए ताकि अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सके। ठीक है, और उसके बाद जाकर के आप क्या करेंगे, तो हरिवंश राय बच्चन को कोट करेंगे और हरिवंश राय बच्चन को कोट करते हुए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप पढ़े। ठीक है, यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन को कोट करते हुए आप लिखेंगे कि आप पढ़े कुछ भी, रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने का देखिए मतलब क्या होता है। आप पढ़े कुछ भी, रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यानी अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस रास्ते को अच्छे से आप जान लीजिए। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। उसके बाद जाकर के फिर क्या करेंगे, तो लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहे। कीप स्ट्राइविंग टू अचीव द गोल, यानी आपके गोल को अचीव करने के लिए लगातार आपको प्रयासरत रहना चाहिए। और इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप फिर से एक शायरी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, मंजिल मिल या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। ठीक है, किनके हैं ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें हैं मिर्जा गालिब के। तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जब आप इस लाइन को कोट करेंगे, क्या लिखेंगे, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही या भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा है कि हर निबंध में कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई स्टोरी को आप फिट कर सकते हैं। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयासरत रहे, कीप स्ट्राइविंग टू अचीव द गोल। इसको आप लिखेंगे कैसे, तो इस शायरी को लिखने के बाद एक आप स्टोरी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और उस स्टोरी को हम लोग ले सकते हैं किससे, अरुणिमा सिन्हा से। अरुणिमा सिन्हा जिसके बारे में आप लोगों ने सुने होंगे। अरुणिमा सिन्हा क्या थी, तो
एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। अरुणिमा सिन्हा's स्टोरी सीम्स टू जस्टिस टू दिस लाइन, यानी अरुणिमा सिन्हा की कहानी इस लाइन को या इस पंक्ति को क्या करती है, इस पंक्ति के साथ न्याय करती हुई प्रतीत होती है। और फिर आप लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा जब लखनऊ से दिल्ली जा रही थी तो उस दौरान कुछ गुंडों ने उनको क्या किया, उनके साथ झड़प हो गई और उन्होंने अरुणिमा सिन्हा को क्या किया, रात के समय ट्रेन से धकेल दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। अरुणिमा सिन्हा के साथ ये हुआ था, आप लोगों ने देखेंगे उनकी इस स्टोरी को लिखेंगे कि जब वो पटरी से बाहर गिरी तो उसके पैरों में एक रॉड जो है वो चुभ गई और वो बुरी तरह से घायल हो गए और इतनी चोट लगी थी कि वो उठ भी नहीं पा रही थी और रात भर वहां पे वो कराती रही। लेकिन उसके अंदर एक विल पावर था कि मुझे हर हाल में जिंदा रहना है, कम से कम सुबह तक, ताकि सुबह किसी की नजर पड़े तो मुझे हॉस्पिटल ले जाए। और उसकी उसी विल पावर की वजह से वो रात भर जिंदा रही। हालांकि रात भर उसने बहुत सारे संघर्ष किए, कई सारे ऐसे चूहे थे जो उसके घायल शरीर को नोचने के लिए प्रयास कर रहे थे, क्योंकि रेलवे ट्रैक के आसपास चूहे होते हैं, आप लोग को पता होगा। पैर बुरी तरह से घायल थी लेकिन रात भर उसने संघर्ष किया। उसके बाद जाकर के वो जिंदा रही। सुबह क्या हुआ कि सुबह लोगों ने जब उसे देखा तो जाकर के उसे नजदीकी अस्पताल ले गए और बाद में एम्स में एक लंबे इलाज हुए। हालांकि उसका जो पैर था जिसमें रॉड चुभ गई थी वो पैर उसे काट करके हटाना पड़ा। अब पैर कटने के बाद क्या था कि पैर कटने का मतलब है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से विकलांग हो गया और विकलांग हो गया तो इसका मतलब है कि वो परिवार वालों पे एक बोझ बन गई। इस तरह की धारणा समाज में होती है। वो बेचारा वाला स्थिति, बेचारगी वाली स्थिति उसकी हो गई। लेकिन अरुणिमा सिन्हा किसी और अन्य कहते हैं कि मेटल से बनी हुई थी, अन्य धातु से बनी हुई थी। अरुणिमा ने हार नहीं माना और अपनी उस लाचारी या बेबसी का रोना रोने के बजाय क्या किया, तो अरुणिमा सिन्हा ने आर्टिफिशियल पैर के ही सहारे अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य के प्रयास को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करती रही। और अरुणिमा सिन्हा का लक्ष्य क्या था, तो अरुणिमा सिन्हा का लक्ष्य था कि संसार के 7 सबसे ऊंचे जो चोटी है, यानी 7 महादेशों के, नॉर्थ अमेरिका का देनाली, उसके बाद साउथ अमेरिका का एकांकागुआ, उसके बाद जाकर के अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का एल्ब्रोज, उसके बाद जाकर के एशिया का माउंट एवरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का माउंट किसेस्कू और उसके बाद जाकर के अंटार्कटिका का विंसन मैसिव, इन सभी के सभी ऊंचे चोटियों पे उसने तिरंगा फहराने का एक लक्ष्य निर्धारित किया और एक एक करके उसने इन सभी चोटियों में तिरंगा फहरा करके देश का मान बढ़ाया। और जब तक वो तब तक नहीं रुकी जब तक वो इन 7 महादेशों की 7 चोटियों पे तिरंगा नहीं फहरा दिया। तो इस तरह से लक्ष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भी अरुणिमा सिन्हा की तरह प्रयासरत रहना चाहिए। अब अरुणिमा सिन्हा की अगर हार मान लेती, लाचार बैठ जाती, तो वो क्या होता है, एक परिवार के लिए वो एक बोझ बनती और पूरा जीवन दूसरों की सहायता से गुजारा करती। यानी इफ अरुणिमा हैज गिव अप एंड सेट एट होम फीलिंग हेल्पलेस, देन टुडे शी वुड हैव बीन ए बर्डन ऑन हर फैमिली मेंबर्स। यानी अपने परिवार के बीच वो क्या होती, वो एक बर्डन या बोझ होती। लेकिन ही हैड टू स्पेंड हिज एंटायर लाइफ विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स, यानी वो अपने पूरे जीवन दूसरों की सहायता पर निर्भर हो जाती। लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं माना और उसके मुश्किल क्या कहते हैं उसके बुलंद हौसलों ने के कारण उसने डटकर इन परिस्थितियों से मुकाबला किया। और आज अरुणिमा सिन्हा स्वस्थ लोगों के लिए भी एक क्या है, एक रोल मॉडल है, जो किसी भी परिस्थिति में, कई स्वस्थ लोग बहाना बनाते हैं, कई बार हम 4th फ्लोर पे भी नहीं चढ़ते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिफ्ट ढूंढते रहते हैं कि कहीं लिफ्ट मिल जाए, जबकि अरुणिमा का आप देख सकते हो उपलब्धि। तो यहीं पे आप क्या करेंगे, अरुणिमा को ही कोट करेंगे और अरुणिमा को ही कोट करते हुए अरुणिमा ने जो एक बात कही थी उसको आप लिख सकते हैं। बाद में अरुणिमा ने जो बात कही थी लोगों को, वही हम लोग लिख सकते हैं कि अरुणिमा सेज दैट, अरुणिमा ने कहा था कि ए पर्सन इज नॉट हैंडीकैप्ड, एक व्यक्ति विकलांग नहीं होता है। ए पर्सन नॉट हैंडीकैप्ड फिजिकली, यानी एक व्यक्ति जो है वो शरीर से विकलांग नहीं होता है। ए पर्सन नॉट हैंडीकैप्ड फिजिकली बट इज हैंडीकैप्ड मेंटली, बल्कि वह क्या होता है, वह दिमाग से या मन से विकलांग होता है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति शरीर से विकलांग नहीं होता है बल्कि मानसिकता से विकलांग होता है। ए पर्सन नॉट हैंडीकैप्ड फिजिकली बट इज हैंडीकैप्ड मेंटली, यानी कि विकलांग होना या नहीं होना शरीर से ज्यादा मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। क्योंकि आप दुनिया में कई सारे ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे जिनके शरीर के कोई ना कोई हाथ पैर नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे दोनों पैर नहीं है, कुछ लोगों के दोनों हाथ नहीं है। ऐसे लोग भी बड़े बड़े उपलब्धियों को हासिल किए हुए हैं। इसका मतलब है कि
सफलता और असफलता हमारे अंदर की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसीलिए क्या करना चाहिए? निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। दस वी शुड कंटिन्यूसली स्ट्राइव टू अचीव द गोल। इस तरह से लिख करके हम लोग इस लाइन को पूरा करेंगे और उसके बाद जाकर के अंत में हम लोग क्या करेंगे? तो अंत में आएंगे हम लोग कंक्लूजन पे, यानी उपसंहार पे। और उपसंहार में हम लोग लिख सकते हैं कि दस सक्सेस एंड हैप्पीनेस लाई विद इन अस, यानी इस प्रकार सफलता और असफलता हमारी अपनी परिस्थितियां हमारे ऊपर निर्भर करती है। आज के इस इनोवेशन के जमाने में, यानी आज के इस नवाचार के जमाने में, ठीक है, व्यक्ति को अपना रास्ता स्वयं चुनना चाहिए। उसे नवाचारी, उसे इनोवेटिव होना चाहिए, ठीक है, और उसे क्या करना चाहिए? उसे इनोवेटिव होना चाहिए और उसके अलावा क्या करना चाहिए? तो ईश्वर जो है, ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्षमता जरूर दी है। हमें उन क्षमताओं को पहचानना है, उन परिस्थितियों के अनुसार खुद को निखारना है और उसके बाद इम्प्रूव आवर सेल्फ, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कीप स्ट्राइविंग टू मूव फॉरवर्ड, और निरंतर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। और अंत में लिख सकते हैं कि अतः यह कहा जा सकता है कि देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट, और उसके बाद जाकर के एक शायरी या एक कविता से आप अपने इस एसे को का समापन कर सकते हैं कि मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो इस तरह से हम इस एसे को लिख सकते हैं, फिलोसॉफिकल एसे को एक पॉजिटिव लाइन के साथ हम लोग खत्म करेंगे। बाकी एसे राइटिंग से रिलेटेड अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप मेरे किसी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, दो जगह मेरी बैच मुखर्जी नगर में चल रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हूं, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत।